हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी का पार्ट और साथ में लीव ट्रैवल कंसेशन का पार्ट। तो सबसे पहले इनके प्रोविजंस कवर करेंगे और साथ में एग्जांपल भी देख लेंगे। एग्जांपल के थ्रू जो भी प्रोविजंस है या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए मेडिकल फैसिलिटी में क्या बोल रहा है ब्रैकेट में, प्रोविजो टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। तो इसका मतलब क्या, ये एक्सेप्शन है, जो कि किसका एक्सेप्शन है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। ये किसकी बात करता है, ये टैक्सेबिलिटी की बात करता है कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वर्क्स क्या क्या आ रही है। मोस्टली हमने जो भी प्रोविजन देखे उसमें हमने टैक्सेबिलिटी का पार्ट देखा, लेकिन ये जो मेडिकल फैसिलिटी है एक्सेप्शन की बात कर रहा है। इसका मतलब अगर ये प्रोविजन सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं एम्प्लॉय के, तो वो फुली एग्जेम्प्टेड वाले पार्ट में आ जाएगा। मतलब जो भी उसने मेडिकल फैसिलिटी ली है उसकी कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये प्रोविजन क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है, यानी इस प्रोविजन में वो कवर नहीं होता, तो टैक्सेबिलिटी का पार्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इंडिया, और दूसरा क्या आएगा, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले क्या दिख रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इंडिया। सबसे पहले पॉइंट में ये बोल रहा है कि जो भी मेडिकल फैसिलिटी या ट्रीटमेंट है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेम्बर को ऐसे हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम में प्रोवाइड किया गया है जो एम्प्लॉयर द्वारा मेंटेन किया गया है। समझ गए, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। अब फैमिली मेम्बर में क्या आता है, फैमिली मेम्बर में मैं बोल सकता हूँ स्पाउस आ गया, यानी वही पति पत्नी। तो आपको बताया अगर एम्प्लॉय क्या है, हस्बैंड है, तो उसके साथ वाइफ आ गई। अगर एम्प्लॉय वाइफ है तो उसके साथ हस्बैंड आ गया, इस तरीके से बोल दिया। उसके अलावा उनके चिल्ड्रन, बच्चे। अब बच्चे चाहे डिपेंडेंट है चाहे वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरीके से माता पिता यानी एम्प्लॉय के जो भी पेरेंट्स वो आ गए, और ब्रदर सिस्टर आ गए। याद रखना, पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर, एम्प्लॉय के जो भी पेरेंट्स हैं और भाई बहन है, वो डिपेंडेंट होने चाहिए, पूरे के पूरे होली डिपेंडेंट होने चाहिए उस एम्प्लॉय पे जिसको मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने दी है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर ने जो दी है वो उसके थ्रू मेंटेन होना चाहिए, ये याद रखना। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रखा है, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल ऑफ द एम्प्लॉय और हिज फैमिली ऑफ एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। इसका मतलब ये जो बोल रहा है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, याद रखना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अगर मान के चलिए कि एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेम्बर का जो भी इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, उस पर जो भी मेडिकल का खर्चा आया, ठीक है, बिल किसके नाम पे बना, एम्प्लॉय के नाम पे बना या उसके फैमिली मेम्बर के नाम पे बना, उसका सारा का सारा रिम्बर्समेंट किसने कर दिया, एम्प्लॉयर ने, ठीक है। तो ये एग्जेम्प्ट कब होगा, अगर इलाज जो करवाया गया वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया गया। या दूसरा क्या बोल रखा है, एनी हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉय। इसका मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी हॉस्पिटल, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी आ जाएगा, अगर वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज कर रखा है, किसके लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई भी आ सकता है, प्राइवेट एम्प्लॉयर भी आ सकता है और एम्प्लॉय आ सकता है, लेकिन हॉस्पिटल जो होना चाहिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या बोला, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो, वो फुली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमारे थ्रू अप्रूव होने चाहिए, जो हमने बता रखे हैं, इन जगह अगर आप इलाज कराओगे तब जाके जो भी टैक्सेबिलिटी का पार्ट आएगा वो नहीं होगा, वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी जो भी आपकी मेडिकल फैसिलिटी है वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, समझ गए। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, और यहाँ पे गवर्नमेंट ही ऐसे हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है जो कि अप्रूव्ड होने चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, और वो किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या उनके फैमिली मेम्बर का वहाँ इलाज हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रखा है ये देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में ये बोल रखा है कि एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेम्बर्स का ऐसे हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है या मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं जो कि CCIT, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के थ्रू अप्रूव किया गया है वो हॉस्पिटल, याद रखना, ठीक है। और उसमें प्रिस्क्राइब डिजीज़ एक तरीके से आप ट्रीट करा रहे हो। प्रिस्क्राइब डिजीज़ का मतलब क्या हो गया, रूल 3A के अंदर जो डिजीज़ दे रखी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा हॉस्पिटल जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के थ्रू अप्रूव किया गया है, और साथ में क्या बोल दिया कि ऐसी डिजीज़ का आप क्या कर रहे हो, इलाज करा रहे हो। कौन सी, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, TB हो गया, और ज़्यादा देखना है तो आप गूगल कर सकते हो, इसमें बहुत सारे अलग अलग क्या हो जाएंगे, डिजीज़ के नाम आ जाएंगे। तो ये बोल रहा है पेमेंट और रिम्बर्समेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिमसेल्फ, खुद पे या उसकी फैमिली पे, इन ए हॉस्पिटल विच इज़ अप्रूव्ड बाय CCIT, जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव किया गया फॉर द प्रिस्क्राइब डिजीज़, जो कि रूल 3A के अकॉर्डिंग दे रखी है, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी पेमेंट आ सकता है, याद रखना, ये मत सोचना पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि पेमेंट रिम्बर्समेंट हर केस में कि डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दिया या आपने पेमेंट की अपनी जेब से, बाद में आपको रिम्बर्समेंट मिल गई, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि आपने जो भी मेडिकल के बिल है वो दिखा दिए थे कि मेरा इतना खर्चा हुआ है। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि मेरा स्पेसिफिक डिजीज़ पे ये खर्चा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है एम्प्लॉय मस्ट अटैच विद द रिटर्न ऑफ इनकम, जब भी वो क्या करेगा, अपनी रिटर्न भरेगा, तो उसमें क्या करेगा, इस सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रूव्ड हॉस्पिटल, जो कि इसकी बात कर रहा है, स्पेसिफाइंग द प्रिस्क्राइब डिजीज़, जो कि ये वाली डिजीज़ की बात कर रहा है,
और एलिमेंट एलिमेंट मतलब जो भी पर्टिकुलर इलाज चल रहा है जिस बीमारी का, फॉर विच हॉस्पिटलाइजेशन वाज रिक्वायर्ड, जिसके लिए हॉस्पिटल में एक तरीके से जाना जरूरी था, ये थोड़ी घर पे हो जाएगा। तो सीधी सी बात है उस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ए रिसिप्ट फॉर द अमाउंट पेड टू द हॉस्पिटल एंड, और साथ में जो भी हॉस्पिटल को अमाउंट पे किया गया उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, तब जाके तो आपको एग्जाम्शन का पार्ट कवर हो पाएगा, सीधी सी बात। फिर बोल रहा है फोर्थ में ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस दैट इज मेडिक्लेम ऑब्टेन्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर हिज एम्प्लॉयज़। एक तरीके से एम्प्लॉयर क्या करेगा, सारे एम्प्लॉयज़ का एक साथ मेडिकल इंश्योरेंस करा देगा एक ही पूरा, तो वो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस का पार्ट आ गया। साथ में उसके फैमिली मेम्बर्स का भी करा सकता है, एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली मेम्बर, तो वो तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर, तो फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वैसे ही बोल दिया एनी रिम्बर्समेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज हेल्थ और द हेल्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। इसका मतलब एम्प्लॉय ने खुद का हेल्थ का इंश्योरेंस करा रखा है या अपने फैमिली मेंबर का जो भी हेल्थ का इंश्योरेंस करा रखा है उसका रिम्बर्समेंट या उसका पेमेंट भी बोल सकते हो, याद रखना मैंने क्या बताया, पेमेंट भी आ जाएगा, वो किसने कर रखा है, एम्प्लॉयर ने, यानी डायरेक्टली एम्प्लॉयर पे कर रहा है या एम्प्लॉय जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पे करता है खुद पे या फैमिली मेंबर पे, उसका रिम्बर्समेंट एम्प्लॉयर ने कर दिया है, तो वो फुली एग्जाम्प्ट आएगा। अब देखिए जो भी इंश्योरेंस है याद रखना कि अप्रूव्ड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम है उसके थ्रू या एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए, ये याद रख लेना, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया। अब ये भी चीज़ याद रखना कि पर्टिकुलर अगर मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट बताए हैं अगर ये प्रोविजन नहीं आ रहे तो उस केस में क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये एग्जाम्पशन के लिए है, फुली एग्जाम्पशन, ठीक है। अगर ये प्रोविजन कवर नहीं हो पा रहे एम्प्लॉय के तो टैक्सेबिलिटी का पार्ट आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ बोल रहा है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो तो ये बोल रहा है एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। आरबीआई ने जो भी फॉरेन करेंसी में अमाउंट बता रखा है वहाँ तक का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, उसके बाद टैक्सेबल होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आएगा आपको 1,50,000 तक आरबीआई ने बोल रखा है, 1,50,000 रुपीज़ तक बोल रखा है, और मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 1,80,000, तो 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आरबीआई ने क्या बोल दिया, एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में अगर आपको दे दिया कि 1,50,000 आरबीआई ने परमिट कर रखा है कि इतना एग्जाम्पशन है और आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर 1,80,000 कर दिया तो 30,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा, सीधी सी बात। अब देखिए क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रोड, अकोमोडेशन की बात कर रहा है कि पेशेंट रह रहा है और उसके साथ आपको पता है कि पेशेंट अकेला तो रहेगा नहीं, उसके साथ एक अटेंडेंट की बात भी कर रहा है, ठीक है। अब 2 जाए 3 जाए, बाकी जो खर्चा है वो तो कौन बियर करेगा, एक तरीके से एम्प्लॉय बियर करेगा, या ये मान के चलिए कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का खर्चा बियर भी कर रहा है 2 अटेंडेंट का मान लो या 2 केयर टेकर का, तो एग्जाम्पशन सिर्फ एक ही केयर टेकर के लिए मिलेगी, बाकी केयर टेकर का पार्ट फुली टैक्सेबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये बोल रहा है एग्जम्प्टेड टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई, तो एक पेशेंट और उसके साथ एक अटेंडेंट उसकी देखभाल करने वाला, जैसे मैंने बोल दिया कोई एम्प्लॉय उसका बच्चा बीमार है वो बाहर दिखाने गया, सारा का सारा खर्चा कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ रहने का जो भी खर्चा है पेशेंट का मतलब उसके बच्चे का, और एम्प्लॉय क्योंकि उसको क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है, तो जो भी खर्चा होगा वो कहाँ तक एग्जम्प्ट होगा, जो भी आरबीआई ने परमिट कर रखा है, ठीक। अब कॉस्ट ऑफ ट्रैवल की बात कर रहा है, मतलब यहाँ से जैसे मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, इंडिया से बाहर जा रहे हो, वहाँ से आ रहे हो, तो जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रैवल लग रही है किसकी, पेशेंट की और उसके साथ एक अटेंडेंट या केयर टेकर की, तो वो एग्जेम्प्टेड कब होगी, ये बोल रहा है एग्जेम्प्टेड ओनली व्हेन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग दिस, यानी ये कॉस्ट ऑफ ट्रैवल जो भी आपको क्वेश्चन में बता रखी है इसको मत लेना, ग्रॉस टोटल इनकम की जो भी बात कर रहा है, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रैवल आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके लिए फैसिलिटी होगी, आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन ये बोल रहा है कि इस पार्ट को मत लीजिए, तो ये बोल रहा है एग्जेम्प्टेड ओनली व्हेन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग दिस कॉस्ट ऑफ ट्रैवल पर क्यूजिट, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 2 लाख पर एनम। अब याद रखना कि ग्रॉस टोटल इनकम में जो भी एग्जेम्पशन का पार्ट था वो तो हट गया, बाकी जो टैक्सेबल पार्ट है वो भी ग्रॉस टोटल इनकम में आएगा, क्योंकि वो आपकी फैसिलिटी की वैल्यू हो गई। मान के चलिए कि मैं एम्प्लॉयर हूँ एक्स और एक वाई एम्प्लॉई, मैं एक्स एम्प्लॉयर हूँ, मैंने वाई एम्प्लॉई के जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर है उस पर खर्च किया, तो मान के चलिए 2 लाख खर्च किया, ठीक है, और आरबीआई ने कितना बोल दिया था 1,50,000 तक एग्जाम्पशन देंगे, तो बाकी 50,000 इस वाई के लिए टैक्सेबल फैसिलिटी हो जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम में जब भी नॉर्मल जो उसकी इनकम होगी उसके साथ ये 50,000 भी जुड़ जाएंगे, फिर ये जो कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रोड बोल रखा है ये भी जुड़ जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसका कौन सा पार्ट, टैक्सेबिलिटी का पार्ट जुड़ जाएगा। जैसे वो जुड़ेगा और अगर वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो रहा है, 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो रहा है, कह रहे हैं डज नॉट एक्सीड, तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में ये नहीं मिलेगी, ठीक है।
इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 2 लाख से ऊपर अमाउंट हो जाता है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, और 2 लाख के अंदर या 2 लाख तक अमाउंट रहता है तो हम क्या बोलेंगे, एग्जम्पशन मिल जाएगी। किसकी, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल की। याद रखना कि देखिए आप खुद एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, सामने वाला एम्प्लॉयर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि आप सोचोगे सर कॉस्ट कैसे ले रहे हो, देखिए कॉस्ट नहीं, सामने वाला आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो हम ग्रॉस टोटल इनकम में क्या ले रहे हैं, जितना एग्जम्प्ट हो गया वो नहीं ले रहे, बाकी टैक्सेबल पार्ट ले रहे हैं। अब देखिए ये वाला क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो इनका टैक्सेबिलिटी का पार्ट और इसका टैक्सेबिलिटी का पार्ट ले लेंगे। तो क्या बोल रहा है, इन कैलकुलेशन ऑफ जीटीआई सीलिंग, सॉरी इन कैलकुलेशन ऑफ जीटीआई सीलिंग, मतलब ये वाली सीलिंग जो आपको देखनी है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट पर क्यूजिट एंड कॉस्ट ऑफ स्टे पर क्यूजिट शैल बी इंक्लूडेड। इसका मतलब इसकी बात कर रहा है मेडिकल एक्सपेंडिचर की, और कॉस्ट ऑफ स्टे की बात कर रहा है, एकोमोडेशन की बात कर रहा है, जो भी खर्चा हुआ है, जो कि किसने प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है। तो उसका जो भी टैक्सेबल वैल्यू है वो ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए याद रखना कि जैसे मैंने आपको मेडिकल अलाउंस बताया था वो फुली टैक्सेबल होते हैं, याद रखना, क्योंकि हम फैसिलिटी का पार्ट अलग देखते हैं, अलाउंस का पार्ट अलग। अलाउंस में एक आपको फिक्स क्वांटिटी ऑफ मनी प्रोवाइड की जाती है। तो जब मैंने आपको फुली टैक्सेबल अलाउंस बताए थे उसमें मैंने आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस बताया था कि अगर आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे 12 महीने के मिले तो पूरे 60,000 आपके टैक्सेबल हो जाएंगे, चाहे आप कितना भी खर्च करो, चाहे ज़्यादा करो, चाहे कम करो, चाहे मत करो, ये बताया था। नोट्स में क्या बोल रखा है, हॉस्पिटल में क्या आएगा, ये हमने ऊपर देख लिया था, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, आ जाएगा। फैमिली में हमने देख लिया था स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी एम्प्लॉई है उसके जो भी बच्चे हो गए वो आ जाएंगे, ठीक है। अब चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे ने ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दे रखा अलग से। एंड में क्या बोल रखा है, पेरेंट्स, माता पिता, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, इंडिविजुअल के, मतलब उस एम्प्लॉय के जो होली और मेनली किस पे डिपेंडेंट है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है। फिक्स मेडिकल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, याद रखना, ठीक है, ये बता दिया। डी पॉइंट में क्या बोल रखा है, द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट बाय द एम्प्लॉयर मे बी बाय वे ऑफ पेमेंट और रिम्बर्समेंट। तो मैंने आपको ये बताया कि जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, जो भी इलाज हो रहा है एम्प्लॉय का और उसके मेंबर का, तो पेमेंट के फॉर्म में एम्प्लॉयर कर सकता है या रिम्बर्समेंट के फॉर्म में कर रहा है। कहने का मतलब एम्प्लॉय ने अपनी जेब से चुकाया, बाद में एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स कर दिया, या एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली क्या कर दिया, जो भी बिल था उसका पेमेंट खुद ने उस पर्टिकुलर डेस्क पे जाके कर दिया कि हाँ भाई कितना बिल बना, मैं पेमेंट कर देता हूँ, सामने वाले ने पे कर दिया। द परक्यूट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो टैक्सेबल है, अगर जो भी टैक्सेबिलिटी का पार्ट आ रहा है, याद रखना, वैसे तो हमने एग्जाम्शन पढ़ी, लेकिन अगर टैक्सेबिलिटी का पार्ट आ रहा है तो उस केस में क्या बोल रहा है कि जो परक्यूट है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के हैंड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी दी है। तो देखिए ज़्यादातर जो भी नाम होगा वो किसके नाम पे होगा, एम्प्लॉयर के नाम पे। लेकिन अगर बोल रहा है कि बिल एम्प्लॉय के नाम पे है, तो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन को अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो उस केस में ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा पार्ट आ गया, वही 17 सबसेक्शन 2.4, अभी मैं आपको दिखा दूंगा ऊपर। तो ये बोल रहा है हाउएवर इफ़ द बिल्स आर इशूड इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर, तो किसके नाम पे इशू है, एम्प्लॉय के। एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन, जैसे मैंने क्या बताया था, एम्प्लॉय की लाइबिलिटी, जैसे प्रोफेशनल टैक्स, लोन, एम्प्लॉय के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है और वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। सेम इसमें क्या बोल दिया, मेडिकल का बिल अगर एम्प्लॉय के नाम पे है और एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है, देन इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। आ गया। अब देखिए याद रखना, ऑल एम्प्लॉयज़ में स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड भी आ जाएंगे। अब आपको अगर ध्यान नहीं आ रहा तो देखिए मैंने यहाँ बताया था, कहाँ गया, ये रहा, अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच अदरवाइज वुड हैव बीन पेबल बाय द एम्प्लॉय। चलो ये भी नहीं आपको पता चल रहा, क्योंकि आपने बोला सर एक ही तो लाइन है ये। तो जैसे ही मैंने आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट चालू करवाया था, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट। जैसे देखिए मैंने आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन का ये पार्ट बताया, मैं सीधा बता सकता हूँ पॉज करके वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके लिए रेलिवेंस रहे। देखिए जैसे ये सेकंड पार्ट मैंने बताया, उसके बाद जैसे ही मैंने आपको ये थर्ड पार्ट बताया, ये रहा, आगे समझ में। पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर, पेमेंट ऑफ बिल इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय फॉर क्लब एंड होटल बाय द एम्प्लॉयर। अब देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लब फैसिलिटी बताया, तो वो तो अलग से थी, वो किस में आ रही थी, वो फ्रिंज बेनिफिट और अमेनिटीज़ में आ रही थी। तो वो एम्प्लॉयर ने खुद के नाम पे ले रखा है क्लब का जो भी पार्ट है, और आपको फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, एम्प्लॉय के नाम पे जो भी क्लब के एक्सपेंडिचर है, तो ये एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है। तो जब भी एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन की बात करता है, मतलब एम्प्लॉय के नाम पे बिल होते हैं, एम्प्लॉय के नाम पे लोन है, एम्प्लॉय के नाम पे क्या है, उसके बच्चों के एजुकेशन के खर्चे हैं, एम्प्लॉय के नाम पे गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का बिल आ रहा है, तो जनरली वो क्या होगा, एक तरीके से सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, अगर एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है या एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, पे कर रहा है। किसके बिहाफ पे, एम्प्लॉय के बिहाफ पे, समझ गए। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कब आएगा, जब मैं आपको अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, जिसमें आपका क्या आएगा, मोटर फैसिलिटी का पार्ट आएगा, गैस फैसिलिटी का पार्ट आएगा। तो यहाँ पे जो ये गैस का बिल देख रहे हो ये एम्प्लॉय के नाम पे है, लेकिन वहाँ पे जो मैं गैस फैसिलिटी बताऊंगा वो किसने प्रोवाइड की है, एम्प्लॉयर ने, वो एम्प्लॉयर के नाम पे।
अगर वो एम्प्लॉयर के नाम पे है तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए होगी, क्योंकि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में सिर्फ 5 ही पर्टिकुलर फैसिलिटी आ रही है, उनके लिए ही टैक्सेबल होगी। अब याद रखना कि जो मैंने पिछले वीडियोज़ में जितने भी टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ बताए, तो उसमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय भी आ गया, तो इसका मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए सारी टैक्सेबल है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए सारी टैक्सेबल है जो जो हमने पढ़ी। लेकिन नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए सिर्फ आपने जो पिछले वाले जितने भी पार्ट पढ़े वो टैक्सेबल होंगे। अब जो आप आगे पढ़ोगे वो टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि आगे जो भी पार्ट होंगे वो किसके लिए टैक्सेबल होंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही टैक्सेबल होंगे, सीधी सी बात। तो अब देखिए सीधा सा मेडिकल वाले पे चल लेते हैं और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गए हम। देखिए इसमें बोल रहा है, ये तो हो गया अपने प्रोविजन पूरे के पूरे। अब ये बोल रहा है इलस्ट्रेशन, फाइंड टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्यूजिट इन द फॉलोइंग केसेस। क्या बोल रहा है, वाई हैज़ बीन अलाउड ए फिक्स मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹2000 पर मंथ। तो इसका मतलब क्या, 2000 इंटू 12, ये पहला केस है। 24,000 फुली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अलाउंसेस की बात कर रहा है, फैसिलिटी नहीं है। अब दूसरा केस, पहला केस तो खत्म, सिंपल सा है, ये देखिए सॉल्यूशन में दे रखा है। ये बोल रहा है मेडिकल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, हैंस द टैक्सेबल अमाउंट इज ₹24,000, सिंपल सी बात। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला केस भूल जाइए। ये बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम रिम्बर्समेंट ऑफ पेटी मेडिकल बिल ऑफ ₹25,000, जैड एंड हिज फैमिली गेट मेडिकल ट्रीटमेंट इन द डिस्पेंसरी मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। कोई एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय कौन है, जैड है। तो जैड और उसके फैमिली के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चे हो रहे हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, और यहाँ पे मेडिकल बिल का जो भी एक्सपेंस होता है उसको रिम्बर्स कौन कर देता है, एम्प्लॉयर कर देता है। तो ये बोल रहा है कि इसके अलावा ये भी खर्चे कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है, यानी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड टू जेड एंड इज फैमिली मेंबर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर एज फॉलोज। तो जेड के लिए, जेड ने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराया एक तरीके से मान के चलिए, और डिस्पेंसरी में कराया जो कि एम्प्लॉयर द्वारा मेंटेन्ड है, तो पहले केस से रिलेटेड ही आपका। तो इसमें क्या बोल दिया, ₹2000, तो आपको पता है कि ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी क्योंकि एम्प्लॉय का है। मिसिस जेड मतलब उसकी पत्नी, स्पाउस, ये भी एग्जेम्प्ट है। ठीक, याद रखना है जो ये पर्टिकुलर प्रोविजन है ये पहले वाला है, ये वाला। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड टू एम्प्लॉय और हिज फैमिली इन ए हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी और नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी की बात आ रही है, मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। फैमिली में क्या आता है, पति पत्नी, बच्चे आते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट है चाहे वो इंडिपेंडेंट, और पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर आते हैं, वो डिपेंडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए। तो सोचिए अब इसमें क्या क्या आएगा, ये तो आ ही जाएगा फुली एग्जेम्पशन में, ये भी फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मिसिस जेड क्योंकि पत्नी है। मेजर सन ऑफ जेड, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोल रहा है मेजर सन ऑफ जेड इंडिपेंडेंट, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 8000 भी एग्जेम्प्ट, तो ये भी एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्प्ट। माइनर डॉटर ऑफ जेड, ये भी एग्जेम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई ये चिल्ड्रन की रेस्ट्रिक्शन नहीं कर रखी, चिल्ड्रन कितने भी होने चाहिए। ठीक, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, यानी 18 से ज़्यादा एज है, चाहे 18 या उससे ज़्यादा एज है या उससे कम एज है। ठीक, वयस्क को चाहे अवयस्क को, ऐसे बोल रहा है। डिपेंडेंट यंगर ब्रदर, देखिए आ गया ऑफ जेड, तो डिपेंडेंट है तो ये भी एग्जेम्प्ट। इंडिपेंडेंट यंगर सिस्टर ऑफ जेड, तो देखिए इंडिपेंडेंट आ गया, भाई बहन में अगर वो इंडिपेंडेंट है और ये फैसिलिटी एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो उस केस में एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 10,000 टैक्सेबल। तो मैंने क्या बताया, अगर प्रोविजंस की कंडीशन पूरी नहीं हुई तब जाके टैक्सेबल हुआ। तो यहाँ पे अगर डिपेंडेंट यंगर सिस्टर होती तो कंडीशन पूरी होती तब जाके एग्जेम्प्ट होता, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट यंगर सिस्टर है तो इसलिए ये टैक्सेबल हो गया। डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ, देखो ये तो साली आ गई एक तरीके से, ये होता है सिस्टर इन लॉ का मतलब मेरे हिसाब से। तो ये बोला डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ जो कि फैमिली मेम्बर में नहीं आती, तो चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो तब भी टैक्सेबल होगा। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर ने उसकी साली को एम्प्लॉय के बिहाफ पे क्या करा, टैक्सेबल फैसिलिटी ये प्रोवाइड की है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो ये टैक्सेबल होगी। 10,000 और 5,000, और ये मेडिकल के बिल जो रिम्बर्स किए गए हैं ये भी होंगे। ठीक है, अब देखिए रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सोचिए, मैं आपको एक पार्ट बता देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ढंग से पढ़िए, बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम रिम्बर्समेंट ऑफ पेटी मेडिकल बिल ऑफ ₹25,000 जेड एंड हिज फैमिली गेट मेडिकल ट्रीटमेंट इन ए डिस्पेंसरी मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फैसिलिटीज़ की दे रखी है जो कि जेड और उसके फैमिली मेंबर डिस्पेंसरी जो भी एम्प्लॉयर ने मेंटेन कर रखी है उसमें एक तरीके से उनको फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है अपार्ट फ्रॉम रिम्बर्समेंट ऑफ पेटी मेडिकल बिल, ये ऑर्डिनरी मेडिकल के एक्सपेंस है जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने खर्च किए होंगे, जिसका जो भी रिम्बर्समेंट का पार्ट है कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो ऊपर देखिए कहीं भी ऐसा पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं दे रखा। आप बोलोगे सर रिम्बर्समेंट का पार्ट दे तो रखा है, लेकिन कौन सा दे रखा है
कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो जनरली हम यही मान के चल रहे हैं कि वो हॉस्पिटल क्या होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम जो पेटी मेडिकल एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है, वो एम्प्लॉयर कर रहा है। किसके बिहाफ पे, एम्प्लॉय के बिहाफ पे। अब वो नॉर्मल छोटे मोटे मेडिकल एक्सपेंस है जो कि एम्प्लॉय ने या उसके फैमिली मेम्बर ने कहाँ पे कराए होंगे, किसी पर्टिकुलर प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए होंगे। अब देखिए आपने बोला सर यहाँ पे भी आपने प्राइवेट हॉस्पिटल बताया था, लेकिन वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होना चाहिए और एम्प्लॉय गवर्नमेंट का होना चाहिए। यहाँ पे नीचे कहीं भी नहीं दे रखा कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या हॉस्पिटल गवर्नमेंट के थ्रू रिकग्नाइज है, इसलिए 25,000 को भी टैक्सेबल कर दिया गया है। तो याद रखना यहाँ पे जो ये दे रखा है रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल 25, ये वाला टैक्सेबल है। कहीं ये वाला मत सोच लेना कि सर ये 25,000 ये वाला टैक्सेबल, ये नहीं, ये तो माइनर डॉटर ऑफ जेड का पार्ट था। माइनर डॉटर ऑफ जेड है, जेड की डॉटर है, तो ये तो एग्जम्पशन का पार्ट है। 25,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000, टोटल पर पीरियड आपकी आ रही है 40,000 की। अब देखिए ये वाला जो दे रखा है ये है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया। इसमें क्या बोल रहा है, हिमालय लिमिटेड रिम्बर्सेस द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सन ऑफ एन एम्प्लॉय करण। तो यहाँ पे ये बोल दिया एम्प्लॉय करण है, उसका फैमिली मेंबर क्या हो गया, सन, तो ये अलाउ हो सकता है। आपको पता है द ट्रीटमेंट वॉज डन एट यूके। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने हैं, 1,15,000। स्टे एक्सपेंसेस कितने हैं एट यूके परमिटेड बाय आरबीआई ₹45,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस लग गए 70,000। अब देखिए जो जितने भी एक्चुअल एक्सपेंसेस है ये कौन रिम्बर्स कर रहा है, एम्प्लॉयर। किसको रिम्बर्स कर रहा है, एम्प्लॉयर, मतलब हिमालय लिमिटेड रिम्बर्स कर रही है, किसको कर रही है, करण को। करण किसका ट्रीटमेंट करा रहा है, सन का, ठीक है। अब उसको लेके गया तो वहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने लगे, 1,15,000। सबसे पहले हमने क्या देखा था, मेडिकल एक्सपेंडिचर, फिर क्या देखा था, अकोमोडेशन, फिर क्या देखा था, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर। याद रखना इस तरीके से समझोगे तो आपको ध्यान रहेगा। ये बोल रहा है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर पे 50,000 आरबीआई ने परमिट कर रखा है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस कितने में, 70। अब ये जो भी खर्चे हो रहे हैं ये एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, रिम्बर्स कर रहा है, तो इसका मतलब आपके लिए टैक्सेबल पार्ट कितना होगा, जितना एग्जम्पशन है वो हटा दो, तो 70 में से 45 हटा दो, ये 25 आपके लिए टैक्सेबल है। आपके लिए मतलब करंट के लिए टैक्सेबिलिटी का पार्ट है, टैक्सेबल पर्क्स आएगा। 70 में से 50 गए, बाकी 20,000, तो इसका मतलब ये टोटल मिला के 45,000 ये तो टैक्सेबल है। अब हम ये देख रहे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस कि ये निल होगा या टैक्सेबल होगा, वो देखना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ग्रॉस टोटल इनकम जो भी है वो 2 लाख या उसके अंदर होनी चाहिए, एक तरीके से ये बोल दिया हमने। जिसमें आप याद रखना कि मेडिकल एक्सपेंस भी लोगे जितना टैक्सेबिलिटी का पार्ट है, यानी 20,000, और स्टे एक्सपेंस मतलब एकोमोडेशन के एक्सपेंस भी 25,000 लोगे। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, देखिए जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है, तो ग्रॉस टोटल इनकम आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे बोल रखा है, कंप्यूट द टैक्सेबल पर पीरियड फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन द हैंड्स ऑफ करण इफ इज एनुअल इनकम फ्रॉम सैलरी बिफोर कंसिडरिंग मेडिकल फैसिलिटी पर पीरियड वाज ₹1,50,000। ये बोल रहा है कि इनको कंसिडर करने से पहले जो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी थी वो कितनी थी, 1,50,000 की थी और 2 लाख की थी। अगर आपने ऊपर प्रोविजन पढ़ा तो उसमें जनरली क्या बोल रखा था, ये वाला एग्जेम्प्टेड ओनली व्हेन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एक्सक्लूडिंग दिस कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, इसको छोड़ के डज नॉट एक्सीड 2 लाख पर एनम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि टैक्स पॉइंट में क्या बोल रखा था कि ग्रॉस टोटल इनकम की जब भी आप सीलिंग देख रहे हो तो उसमें टैक्सेबल वैल्यू मेडिकल ट्रीटमेंट की, मेडिकल एक्सपेंडिचर की जो कि आपकी 20,000 है, और कॉस्ट ऑफ स्टे जो आपकी 25,000 है, इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू को इंक्लूड करोगे तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम जो भी दे रखी है, क्योंकि अभी तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो ये मान के चलिए कि ये ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट है। तो ये आपको दे रखी है कितनी, 1,50,000। 1,50,000 में मैं क्या करूँगा, 20,000 मेडिकल के और 25 कॉस्ट ऑफ स्टे के, ये टैक्सेबिलिटी का पार्ट है, अगर जोड़ दूंगा तो ये कितना आ रहा है, 1,95,000। अब ये 2 लाख के अंदर आ रहा है, 2 लाख या उसके अंदर जा रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला, ग्रॉस टोटल इनकम जो भी हो 2 लाख या उसके अंदर होनी चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्जाम्पशन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने दी है ये पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन दूसरे वाले में देखिए कि ये 2 लाख है और ये इनको कंसीडर करने से पहले, तो 2 लाख में आप ये 20 और 25 यानी 45 जोड़ दोगे, मेडिकल एक्सपेंडिचर के और स्टे के दोनों के जोड़ दोगे तो 2,45,000 होंगे। तो ये 2 लाख से ऊपर जा रहे हैं, 2 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम से ऊपर जा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो तब हम क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। तो यही पर्टिकुलर पार्ट आपको यहाँ पे दे रखा है। ये बोल रहा है टैक्सेबल वैल्यू पर क्रेडिट इन द हैंड ऑफ मिस्टर करण इज एज अंडर। अब देखिए आप सोचिए, मैंने आपको बताया कि अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ आरबीआई परमिशन एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर शैल नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो भी एक्सेस अमाउंट पे किया है 70,000 एक्चुअल एक्सपेंसेस है और परमिट कितना कर रखा है आरबीआई के थ्रू 50, तो 20,000। वैसे स्टे की कॉस्ट मतलब एकोमोडेशन की कॉस्ट, तो 70 में से 45 25 ये आ गया। चाहे पहला केस हो मतलब
चाहे पहले इनकम जो दे रखी है वो 150 की दे रखी है, चाहे दूसरा केस 2 लाख की दे रखी है, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। अब ट्रैवल कॉस्ट कब आएगी? अगर आपकी जो ये इनकम दे रखी है उसमें आप मेडिकल फैसिलिटी के ये दोनों खर्चे जो कि टैक्सेबल है, टैक्सेबल कितने हैं 20 + 25, ये जोड़ के देखिए तो कितना आ रहा है 195। अब ये 195 2 लाख की लिमिट के अंदर है, 2 लाख या उसके अंदर है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि एग्जम्पशन मिल गई आपको, और आपकी ट्रैवलिंग जो फैसिलिटी है, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो भी लग रही है वो नील होगी, मतलब टैक्सेबल नहीं बनेगी। एम्प्लॉय के लिए फ़ायदा हो गया, किसके लिए? मिस्टर करण के लिए फ़ायदा हो गया, और टैक्सेबल प्रोक्यूट 45 बनी। लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम अगर टोटल मिला के देखिए 2 लाख थी प्लस 45, 2,45,000 हो गई, जो 2 लाख से ज़्यादा है। तो पूरे के पूरे जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर आप पे एम्प्लॉयर ने किए हैं, हिमालय लिमिटेड ने करंट पे किए हैं, ये पूरे के पूरे टैक्सेबल बन जाएंगे। तो टोटल मिला के कितना हो गया 1,60,000 हो गया। समझ गए? देखिए कितना सिंपल सा पार्ट है। तो इस तरीके से आपको सोच के चलना है। एक बार वापस से देखिए, नहीं समझ में आता कोई पॉइंट तो पूछ लीजिए। अब आप बोलोगे पूरा क्वेश्चन, तो वापस से थ्योरेटिकल पार्ट देखिए, और जो मैंने क्वेश्चन कराया बिल्कुल आराम से समझाया, आपको आ जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हम देख रहे हैं लीव ट्रैवल कंसेशन का पार्ट। और हाँ, कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको जो बताई वो याद रखना कि फैमिली मेम्बर में क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। और मेडिकल अलाउंसेस जो भी होते हैं वो पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन में क्या बोल रहा है कि इफ़ एन एम्प्लॉय गोज ऑन ट्रैवल ऑन लीव with his family and traveling cost is reimbursed by the employer, then such reimbursement is fully exempted। तो देखिए इसमें यही बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ट्रैवल पे जा रहा है, जो कि एक तरीके से लीव पर है, हम बोल सकते हैं कि उसको जो नॉर्मल पेमेंट है सैलरी का वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं कि अगर वो ट्रैवल पे गया तो उसके जो भी जितने दिन के लिए वो ट्रैवल पे गया तो उसके पैसे काट लिए जाएंगे, जनरली ऐसा नहीं होगा, सैलरी तो उसे मिलेगी मिलेगी। तो ये बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉय जा रहा है ट्रैवल पे, किसके साथ? फैमिली के साथ। पर याद रखना ये कहाँ पे जाना चाहिए? इंडिया में ही किसी प्लेसेस में एक तरीके से ट्रैवल का पार्ट परफॉर्म होना चाहिए, ये नहीं कि बाहर। अगर वो इस पर्टिकुलर केस में लीव ट्रैवल के केस में बाहर जा रहा है तो जितना भी उसे अमाउंट मिला हुआ है या जितना भी रिम्बर्समेंट हुआ है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इफ़ एन एम्प्लॉय गोज ऑन ट्रैवल विद हिज फैमिली, अब फैमिली में क्या आएगा? वही जो आपने मेडिकल फैसिलिटी वाले पार्ट में देखा था, सेम स्पाउस आएगा, चिल्ड्रन आ जाएंगे, ठीक है। चिल्ड्रन चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, वो वाला पार्ट होगा। और फैमिली मेम्बर में वही मैंने अभी पेरेंट्स बताया था, पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर वो हमेशा डिपेंडेंट होने चाहिए, होली एंड मेनली डिपेंडेंट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे और भी दे रखे हैं प्रोविजन, क्या बोल रहा है? जर्नी में भी परफॉर्म ड्यूरिंग सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, सर्विस के दौरान भी हो सकती है और रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है। एम्प्लॉयर में भी प्रेजेंट और फॉर्मर, ठीक है, करंट वाला एम्प्लॉयर भी हो सकता है जो जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हो, या रिटायरमेंट के बाद आपको पता है कि एक तरीके से वो फॉर्मर एम्प्लॉयर हो जाता है, जहाँ आप रिटायर हो गए एक तरीके से जिस कंपनी से, तो फॉर्मर एम्प्लॉयर आपको क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। फिर बोला जर्नी मस्ट बी परफॉर्म टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। फोर्थ में क्या बोल दिया? इन केस जर्नी वाज परफॉर्म टू वेरियस प्लेसेस टुगेदर देन एग्जम्पशन इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द फारदेस्ट पॉइंट रीच्ड बाय द शॉर्टेस्ट रूट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मानिए मैं जयपुर से दिल्ली गया, मुंबई गया, उसके बाद लेह लद्दाख गया, तो आप देखिए मैं कहाँ गया? जयपुर से दिल्ली मेरा पास का रूट है, फिर दिल्ली से मुंबई जो भी रूट हुआ, फिर आपको पता है कि लेह लद्दाख सबसे दूर ओरिजिन से जो भी फारदेस्ट पॉइंट है, यानी दूरी वाला पॉइंट, तो आपको पता है कि लेह लद्दाख दूर है, तो जयपुर से लेकर जो लेह लद्दाख बोल दिया बाय द शॉर्टेस्ट रूट। अब शॉर्टेस्ट रूट क्या हो गया? एक तरीके से बस के थ्रू हो सकता है, रेल के थ्रू हो सकता है, एयरप्लेन के थ्रू हो सकता है, तो जनरली उनके थ्रू देख लिया जाएगा कि आपने किससे जर्नी की है। मेन आपको एम्प्लॉयर ने जो भी फैसिलिटी दी है वो किससे दी है, तो वो नीचे आ रहा है अभी पार्ट, एग्जाम्पशन वाले पार्ट में आ रहा है। एम्प्लॉय मे और मे नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय सिटीजन ऑफ इंडिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बोल रहा है। स्टे कॉस्ट इज़ नॉट एग्जाम्प्ट। अब देखिए ये बोल रहा है कि इसमें सिर्फ ट्रैवलिंग कॉस्ट को ही एग्जाम्प्ट किया गया है। एकोमोडेशन आप कहीं पे भी होटल में रह रहे हो तो वो जनरली एग्जाम्पशन का पार्ट नहीं है। तो आपने देखा था वहाँ पे वो जो मैंने आपको ट्रैवलिंग फैसिलिटी बताई थी, टैक्सेबल प्रोक्यूर्स में बताया था ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए, जो मैंने आपको शायद फ्रिंज बेनिफिट में बताया था बी पॉइंट, तो उसमें क्या बताया था? ट्रैवलिंग की, टूरिंग की और एकोमोडेशन की वो क्या रहती है? टैक्सेबल रहती है, जो कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड की है। लेकिन यहाँ पे कौन से ट्रैवल की बात कर रहा है? लीव ट्रैवल की बात कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो पर्टिकुलर वो वाला आपको ट्रैवल का पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशंस पूरी हो गई तो एग्जाम्पशन का पार्ट है, ठीक है। अब एग्जाम्पशन में क्या बोल रहा है कि देखिए सपोज करो मैंने आपको एक्चुअल अमाउंट दिया कितने का? 2 लाख का। ढंग से सुनना, आपको मैंने एक्चुअल अमाउंट कितना दिया? 2 लाख रुपीज़ का। आपने उसमें से सिर्फ 1,50,000 ट्रैवल के एक्सपेंडिचर किए। मैं एम्प्लॉयर हूँ आपका, मैंने आपको लीव ट्रैवल कंसेशन के फॉर्म में 2 लाख का एक्चुअल अमाउंट दिया, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ आपको? 2 लाख। आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना करा? 1,50,000 एक्सपेंडिचर कर दिया।
ठीक है। तो एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 1,50,000 की, लेकिन साथ में ये भी आ गया एग्जाम्शन इज लिमिटेड टू द अमाउंट एक्चुअली इंकर्ड ऑन द ट्रेवल टू द एक्सटेंट एज अंडर। तो ये बोल रहा है कि अमाउंट जो एक्चुअली इंकर्ड किया गया ट्रेवल पे, तो एग्जाम्शन इतने तक लिमिट हो गई कि अगर आप एयर के थ्रू जा रहे हो तो एयर का जो इकोनॉमिक क्लास का फेयर आ रहा है शॉर्टेस्ट रूट का वो आ जाएगा। तो मान के चलिए ट्रैवलिंग पे मैंने आपको 2 लाख रुपए के दे दिए था, अमाउंट रिसीव किया था आपने, उसमें से 1,50,000 का आपका ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया। लेकिन अगर आप एयर के थ्रू गए थे और इकोनॉमिक क्लास का अगर फेयर देखते हैं शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू, तो वो आपका ओनली 1 लाख का बन रहा था। तो आपको सिर्फ एग्जाम्शन 1 लाख की ही मिलेगी। आपको कितने की मिलेगी, 1 लाख की ही मिलेगी। और बाकी जो फैसिलिटी मैंने आपको प्रोवाइड किया, जो भी अमाउंट दिया वो आपका टैक्सेबल बन जाएगा। तो एग्जाम्शन सिर्फ इतनी ही मिलेगी कि एक्चुअल जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है, आपने उस पर कितना खर्चा किया, ठीक, और आपको जो ये एग्जाम्शन वाला पार्ट दे रखा है, इन तीनों में से जो कम हो वो एग्जाम्शन का पार्ट हो जाएगा, याद रखना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जाम्शन इज लिमिटेड टू अमाउंट एक्चुअली इंकर्ड ऑन ट्रैवल टू द एक्सटेंट एज अंडर। अब देखिए शॉर्टेस्ट रूट आपको भी पता है क्या होता है, जैसे अगर मैं जयपुर से दिल्ली जाऊँगा तो ये थोड़ी जयपुर से मैं अहमदाबाद जैसे चले गया या गुजरात चले गया, कहीं पे भी गुजरात के किसी प्लेस में, वहाँ से फिर दिल्ली जा रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जयपुर से दिल्ली शॉर्टेस्ट रूट क्या है, सीधा सीधा एयरप्लेन के थ्रू, वो पर्टिकुलर देखिए। तो ये बोल रहा है एयर इकोनॉमिक क्लास फेयर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट, तो बिजनेस क्लास की नहीं बात कर रहा, इकोनॉमिक क्लास की। अगर आपको बिजनेस क्लास का पर्टिकुलर प्रोवाइड किया है तब भी हम क्या देखेंगे, जो भी एग्जाम्शन देखेंगे वो इकोनॉमिक क्लास का ही देखेंगे। सामने वाले एम्प्लॉय ने अगर आपको बिजनेस क्लास की टिकट दी है, लेकिन तब भी हम इकोनॉमिक क्लास का पार्ट देखेंगे। रेल के थ्रू एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास फेयर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट, इसमें भी वही शॉर्टेस्ट रूट। फिर बोल रखा है व्हेन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज कनेक्टेड बाय द रेल। अब देखिए बोल रहा है कि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन जैसे जयपुर की बात कर रहा हूँ, और डेस्टिनेशन जैसे मैंने क्या बोल दिया दिल्ली, तो आपको पता है कि आराम से रेल प्रोवाइड होती है, ट्रेन्स प्रोवाइड होती रहती है टाइम टू टाइम, 5 मिनट 10 मिनट या हाफ एन आवर में क्या है, ट्रेन्स आती रहती है, पर्टिकुलर कोई ना कोई ट्रेन आती रहती है। तो बोल रहा है बट जर्नी इज परफॉर्म बाई एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन मैंने क्या करा, बस के थ्रू गया मैं, ठीक है। कहने का मतलब व्हेन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज कनेक्टेड बाय रेल, रेल के थ्रू कनेक्ट है, लेकिन मैं बस के थ्रू गया या किसी और फैसिलिटी के थ्रू गया, तो सेम एज अबव। इसका मतलब क्या हुआ, तब भी एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास फेयर ही लिया जाएगा शॉर्टेस्ट रूट का। ये पार्ट आ गया। अब लास्ट देखिए, ये बोल रहा है व्हेन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इज नॉट कनेक्टेड बाय रेल, मतलब रेल का पार्ट नहीं है। देखिए कनेक्टेड रेल के थ्रू, लेकिन किसी और ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा हूँ, तब भी रेल का पार्ट ही देखना है, मतलब फर्स्ट क्लास फेयर देखना है, फर्स्ट क्लास का किराया देखना है जो कि एसी का है, ठीक है। पर ये बोल रहा है कि अगर वो कनेक्टेड नहीं है रेल के थ्रू, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेना पड़ेगा। अगर वो रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है राजस्थान में, जो बोलते हैं, मैं नाम बताऊँ, वो है जनरली मेरे को ध्यान आ रहा है RSRTC, ठीक है, RSRTC, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। हाँ, परिवहन निगम की बात कर रहा है एक तरीके से। देखिए आपके यहाँ पे भी होगा, आपके स्टेट में भी पर्टिकुलर होगा, हमारे स्टेट में क्या है, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो वो एक रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इन बस के थ्रू आप जा सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर एज द केस में बी ऑन सच ट्रांसपोर्ट। तो याद रखना आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ये नहीं कि आपको 2 लाख रुपए दे दिए और आप क्या कर रहे हो, उसमें से खर्च नहीं कर रहे, या आपको जैसे देखिए 10,000 रुपीज़ दे दिए ट्रैवल के लिए, ट्रैवल, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग के एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ और कोई स्टे विस्टे के एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा। तो मान लो आपको 10,000 रुपीज़ दे दिए, तो उसमें से आपका खर्च होना चाहिए, जितना खर्च हुआ वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, और कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ फेयर देख लिया, या बोल सकते हैं कि आपने हायर चार्जेस पे कर दिए, वो नहीं देखे जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट क्लास और डीलक्स क्लास फेयर एज द केस में बी ऑन सच ट्रांसपोर्ट, तो पर्टिकुलर यही पार्ट देखा जाएगा और यहाँ तक ही एग्जाम्प्ट होगा, ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है वेयर नो रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट, अमाउंट इक्वलेंट टू एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास रेल फेयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट एज इफ जर्नी हैड बीन परफॉर्म बाय रेल। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो इधर उधर घुमा के आपको लेके जाता है, तो ये नहीं बोल रहा जनरली, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई प्राइवेट सिस्टम होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, वो रिकग्नाइज नहीं है। मान के चलिए कि RSRTC नहीं है, तो कोई प्राइवेट सिस्टम है, तो उस केस में क्या बोल दिया कि अमाउंट इक्वलेंट टू AC फर्स्ट क्लास रेल फेयर। ये मान के चलेंगे कि आप शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू गए हो, किसके थ्रू, रेल के थ्रू, ये मान के चलेंगे, ये बोल रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए कि अगर रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, देखिए जैसे जयपुर से अगर आप दिल्ली के लिए जा रहे हो और ये रिकग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, तो जो पर्टिकुलर बस है वो क्या करेगी, अलग अलग डेस्टिनेशन से होके जो भी कस्टमर से उनको उतार के फिर आपको दिल्ली पे पहुंचाएगी, वो सीधा शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू नहीं पहुंचाएगी। तो आपको पता है कि ट्रेन का रूट एक तरीके से क्या होगा, शॉर्टेस्ट रूट होगा जयपुर से दिल्ली का, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर ट्रेन का भी शॉर्टेस्ट रूट है
उसके लिए बोल रहा है अमाउंट इक्वलेंट टू AC फर्स्ट क्लास रेल फेयर। ये मान लिया जाएगा कि आप जर्नी जो कर रहे हो वो रेल के थ्रू कर रहे हो, जबकि आपने किसके थ्रू करी, बस के थ्रू करी, पर रिकग्नाइज सिस्टम नहीं होने के कारण आपका जो किराया माना गया वो क्या माना गया, AC फर्स्ट क्लास फेयर माना गया, जो कि रेल के थ्रू परफॉर्म किया गया। क्योंकि कभी कभी क्या करोगे, आप बस के रिलेटेड ज़्यादा खर्चा चार्ज करने की कोशिश कर लोगे और ज़्यादा एग्जाम्शन लेने की कोशिश कर लोगे, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम्शन कौन सी दी गई है, जो स्पेसिफिकली प्रोवाइड की गई है वही आपको लेनी है। तो याद रखना आप क्या है कहने का मतलब, जैसे मैंने बोल दिया कि एक्चुअल अमाउंट आपको कितना मिला 20,000 का, लेकिन आपने एक्सपेंड कितना करा 15,000 का, लेकिन जो 15,000 किया वो आपने अपने अकॉर्डिंग दिखा दिया। लेकिन जब आपको एग्जाम्शन में पता चला कि यार यहाँ पे तो रेल फेयर लिया जा रहा है और जो ओनली मेरा 10,000 ही बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, तीनों में से जो कम हो वो एग्जाम्शन मिल जाएगी, मतलब 10,000 एग्जाम्शन मिल जाएगी। सपोज करिए कि अमाउंट इक्वल टू एयर कंडीशन ये जो बोल रखा है वो कितना आया 18,000 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये बोला लिमिटेड टू, पर आपका एक्सपेंडिचर एक्चुअल कितना हुआ 15,000 ही हुआ है। तो तीनों में से जो कम है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुआ है 15,000, उतनी आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। आपको अमाउंट कितना मिला 20 में से 15 गए, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि तीनों में से जो कम हो, जनरली यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से पार्ट आता है। नोट में क्या बोल रहा है, नो एग्जाम्शन कैन बी क्लेम विदाउट परफॉर्मिंग जर्नी एंड इनकरिंग एक्सपेंसेस देयर ऑन। तो देखिए मैंने क्या बताया, आपको अमाउंट दे दिया तो आपको एक्सपेंसेस भी इंकर करने पड़ेंगे, आपको जर्नी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। अब देखिए आपको पता है कि कागज़ों पे आपको जनरली क्या है, ये तो करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पर्टिकुलर आप ट्रैवल कर रहे हो तो टिकट ये सब कुछ पार्ट होगा, वो आपको अरेंज करके दिखाना पड़ेगा, यानी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। फिर जो लिमिटेशन है वो इस पार्ट तक मिल जाएगी, जो कि हमने इस टेबल में पर्टिकुलर देखा, मैक्सिमम एग्जम्प्टेड फेयर इतना आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर को देखते हुए अगर आपका एक्सपेंडिचर कम है तो उतना ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा, ये मैक्सिमम है। ये क्या है, मैक्सिमम। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि 20,000 आपको एक्चुअल अमाउंट मिला और 15,000 आपकी एग्जम्पशन हुई, 15,000 सॉरी आपके खर्चे हुए, एक्सपेंडिचर हुए, और मैक्सिमम एग्जम्पशन जो आपकी वो कितनी आई 18,000 की आई, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर ही कितना हुआ 15,000, तो ये एक तरीके से आपका एग्जम्पशन का पार्ट आएगा, ये नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका एक्सपेंडिचर 19,000 हुआ तो 20 जो एक्चुअल अमाउंट मिला 19 और 18 विच इज़ लोअर 18,000, क्योंकि आपको जो मैक्सिमम एग्जम्पशन मिली है वो यहाँ तक की मिली है, यहाँ तक आप एग्जम्पशन ले सकते हो, ये आ गया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। अब ब्लॉक पीरियड का मतलब क्या बोल रहा है कि आपको जनरली ये मान के चलिए एग्जम्पशन जो अवेलेबल होगी वो 2 जर्नी के लिए मिलेगी 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में, जो कि 1 जनवरी 1986 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जब भी ये लीव ट्रैवल कंसेशन मिलना स्टार्ट हुआ था तो ब्लॉक में मिलना चालू हुआ था 1986 से लेके 1989, 86, 87, 88, 89, 4 साल का ब्लॉक है। और देखिए कैलेंडर ईयर की बात कर रहा है, मतलब जनवरी से दिसंबर, तो 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986, फिर 1 जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987, ऐसे करके 1989। फिर देखिए 1990 आया था, 1990 से लेके 1993, फिर 1994 से 1997, इस तरीके से। फिर 1998 से 2001, फिर 2002 से 2005, फिर 2006 से 2009, इस तरीके से 2010 से 2013, 2014 से 2017, और अभी क्या चल रहा है 2018 से 2021। ये अपना कौन सा ब्लॉक है, 9th ब्लॉक चल रहा है। कौन सा चल रहा है, 9th ब्लॉक। तो ये बोल रहा है एकेडमिकली फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 द रेलिवेंट ब्लॉक इज जनवरी 18 टू दिसंबर 2021। तो इसका मतलब क्या है, 4 साल में जो आपको लीव ट्रैवल कंसेशन का एग्जम्पशन मिलेगा वो 2 जर्नी के लिए ही मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर हमने 4 साल में एक ही जर्नी ली या हमने दोनों जर्नी नहीं ली, तो उस केस में क्या बोल रहा है, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एक जर्नी को आप अगले ब्लॉक में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो अगला आपका आएगा, मान के चलिए 1821 तो आपका चल रहा है, अब 21 ईयर पे आप हो, यानी 2021 पे हो, अभी तक आपने जो लिए वो एक ही जर्नी ली है लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए एग्जाम्पशन की, आपने एक जर्नी नहीं ली मान के चलिए। अब देखिए आप ले ही नहीं पाए, अब आपका जो ब्लॉक चला वो क्या चलेगा 22, 23, 24, 25, ये चलेगा 22 से 25। तो ये बोल रहा है कि जैसे 2022 आएगा तो उस वक्त जो भी आपने ये नहीं ली तो एक आपको मिल जाएगी। अगर आपने 1821 में दोनों ही नहीं ली थी तब भी आपको 2022 में, मतलब अगले ब्लॉक के पहले ईयर में एक मिल जाएगी। इसके अलावा 2 तो आपको मिलती है पहले से ही, तो 2 तो आपको मिलेगी, लेकिन 2022 में आपको क्या करनी पड़ेगी, एक जर्नी अवेल करनी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम्पशन का पार्ट आएगा। मतलब 2 जर्नी की लिमिट तो आपको है ही, लेकिन आपको पता है कि अगर आप जर्नी नहीं ले पाते हो, या तो आपने एक ली या आपने ली ही नहीं, तो वो अगले साल अगले ब्लॉक में, साल नहीं बोल रहा, अगले ब्लॉक में, मतलब 4 साल के ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो जाएगी
और अगले ब्लॉक के पहले साल में आपको एक जर्नी लेनी पड़ेगी, ठीक है, और बाकी 2 जर्नी तो आपको मिलती ही रहेगी। तो यही बोल रखा है। तो यहाँ पे ये बोल रखा है, एग्जाम्पल देखोगे उसके थ्रू समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है वेयर कंसेशन इज नॉट अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ब्लॉक वेदर ऑन वन ओकेजन और बोथ। इसका मतलब चाहे एक जर्नी नहीं लियो चाहे दोनों जर्नी नहीं लियो, ठीक है। देन एनी वन जर्नी परफॉर्म इन द फर्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग ब्लॉक विल बी एडिशनली एग्जेम्प्टेड दैट इज नॉट काउंटेड इन 2 जर्नी लिमिट। इसका मतलब 2 जर्नी तो आपको मिलेगी अगले ब्लॉक में, लेकिन क्या बोल रहा है कि कोई भी एक जर्नी आपको परफॉर्म करने के लिए मिल जाएगी पहले कैलेंडर ईयर में अगले ब्लॉक के। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि ये ब्लॉक था 2014-17 का, और इसमें बोल रखा है कि एक्स कैन क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ एलटीसी ऑन 2 ओकेजन्स। आपको पता है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जितने भी ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में जनरली क्या हो सकता है, 2 ओकेजन पे आप लीव ट्रेवल कंसेशन ले सकते हैं। ये बोल रहा है इफ एक्स हैज़ नॉट अवेल्ड द एग्जेम्पशन और हैज़ अवेल्ड एग्जेम्पशन ओनली ऑन 1 ओकेजन। इसका मतलब या तो उसने दोनों ही लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं ली थी उस ब्लॉक में, या उसने ली भी थी तो एक ली थी। तो ये बोल रहा है then he can carry forward unavailed concession. The benefit of carry forward is available in respect of only one journey in first year of the next block. इसका मतलब क्या हो गया, 2018 से लेके 2021 का जो ब्लॉक आ रहा है, तो 2018 में क्या कर सकता है, वो एक जर्नी परफॉर्म कर सकता है और बाकी 2 जर्नी तो उसको एक्स्ट्रा मिलती रहेगी, वो तो मिलेगी। कह रहा है इन एडिशन ही कैन अवेल एग्जम्पशन ऑन 2 मोर ओकेजन ड्यूरिंग 18-21। तो 18 से 21 के दौरान 2 तो उसको मिलेगी, लेकिन पिछले साल की जो वो अवेल नहीं कर पाया वो उसको क्या करना पड़ेगा, अगले ब्लॉक के पहले साल में ही लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पिछले साल आप नहीं ले पाए तो इस साल आपकी 3 हो जाएगी। क्यों, 2 तो आपको मिलती ही है और एक आपको 2018 में अवेल करनी पड़ेगी। अगर आप 2018 में अवेल नहीं कर पाए तो उस केस में क्या होगा, वो लैप्स हो जाएगी, एक तरीके से क्या हो जाएगी, लैप्स, और आपको 2 ही मिलेगी। तो आपको वो लेना ज़रूरी है जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। नहीं लोगे तो लैप्स हो जाएगी, सीधी बात। फैमिली में क्या आएगा मैंने आपको बता दिया, ये पढ़ के देख लेना। फिर देखिए बोला रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, तो ये बोल रहा है कि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन होने चाहिए जो 1 अक्टूबर 1998 या उसके बाद पैदा हो। 1 अक्टूबर 1998 1998 या उसके बाद पैदा हो। अगर उससे पहले पैदा हुए हो तो उस केस में 2 चिल्ड्रन की रेस्ट्रिक्शन का पार्ट नहीं देखेंगे। इसका मतलब मान के चलिए कि एक एम्प्लॉई है एक्स, उसका बच्चा अगर 30 सितंबर 98 1998 या उससे पहले ही पैदा हो गया था, तो एक तो पहले से ही था चिल्ड्रन, और बाद में 2 चिल्ड्रन और पैदा हुए कब, 1 अक्टूबर 1998 या उसके बाद, तो टोटल मिला के 3 हो गए। तब भी एक तरीके से आपको एग्जम्पशन का पार्ट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बच्चा 30 सितंबर 1998 से पहला पैदा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद पैदा हुआ है तो 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। अब देखिए, आप देखते हो कि कभी कभी क्या होता है, एक साथ 2 बच्चे हो जाते हैं, यानी एक बच्चा तो था ही, मान के चलिए। अब देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो हंसना मत, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है और क्या है। 1 अक्टूबर 1998 को एक बच्चा हुआ था, ये मान के चलिए, एक तो था। अब ये देखिए कि मैं बोल सकता हूँ कि 2004 में मान के चलिए उसने जुड़वा बच्चे जन्म दिए, तो तब भी इसको एक ही माना जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल बर्थ हुआ है। जुड़वा या 2 बोल सकते हैं या 3 हुए, तब भी इनको एक ही माना जाएगा इस एग्जम्पशन के कैलकुलेशन के लिए, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एग्जम्पशन कैन बी क्लेम्ड फॉर एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ऑन और बिफोर 30 सितंबर 1998। ये बोल रहा है 30 सितंबर 1998 को, ये उससे पहले पैदा हुए बच्चों के लिए एग्जम्पशन कितने भी बच्चों के ले सकते हो, ठीक है। कह रहा है इन एडिशन एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1998। तो जो भी सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, जो अभी भी क्या है, जीवित हैं, बोल रहा है एक तरीके से, और 1 अक्टूबर 1998 या उसके बाद पैदा हुए हैं। हावर चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ मल्टीपल बर्थ, मतलब जो जुड़वा हुए हैं, आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड, मतलब एक तो पहले से ही था, और जैसे ही उसके बाद क्या हो गया, जुड़वा बोल रहा हूँ सॉरी, यानी 2 बच्चे एक साथ हो गए, चाहे वो जुड़वा हो चाहे नहीं हो। तो ये बोल रहा है कि चाहे वो ट्विन्स हों चाहे नहीं हो, लेकिन मल्टीपल बर्थ हो गई, इसका मतलब क्या हो, 2 या उससे ज़्यादा बच्चे एक साथ पैदा हो गए, तब वो एक ही बच्चा माना जाएगा। विल बी ट्रीटेड एज 1 चाइल्ड ओनली, क्योंकि एक तो पहले से ही है, और मल्टीपल बर्थ के केस में एक ही बच्चा माना जाएगा। तो 1 + 1 कितने हो गए, 2। फिक्स लीव ट्रैवल अलाउंस क्या बोल रहा है, फिक्स अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय बाय वे ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस शैल नॉट बी एग्जाम्प्ट। देखिए अलाउंसेस की जब भी बात आ गई और आपको लीव ट्रैवल अलाउंस दिया जा रहा है, जैसे 2000 पर मंथ, 3000 पर मंथ, तो वैसे भी वो टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल सा पार्ट है। ये बोल रहा है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। याद रखना, ये भी कभी कभी आ जाता है कि पर्टिकुलर इनका सेक्शन क्या है, तो ऊपर मैंने बता दिया, यहाँ पे भी दे रखा है, इज़ फॉर ट्रैवल कॉस्ट एंड डज नॉट इंक्लूड स्टे कॉस्ट और अदर कॉस्ट। तो ये अकोमोडेशन की कॉस्ट बोल रहा है, या इसके अलावा जो भी खर्चा है वो नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ट्रैवल का कॉस्ट ही लिया जाएगा। अब एग्जाम्पल कवर कर रखे हैं, इसके थ्रू देख लेना।
आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सा है एग्जाम्पल, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, 2 एग्जाम्पल है छोटे छोटे। फिर अगली वीडियो में क्या देखेंगे, टैक्सेबल परक्यूट्स ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, जिसमें अपने 5 कंटेंट है, 5 टॉपिक है। ये देखने के बाद अपना जो आएगा वो आएगा टैक्स फ्री परक्यूट। तो मेरे हिसाब से अगली वीडियो में ही, चाहे लेंथी बने, मैं सारा पार्ट कवर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है सबसे पहले एग्जाम्पल में, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर जी वेंट ऑन ए हॉलीडे ऑन 25 दिसंबर 2019 टू दिल्ली विद हिज वाइफ। तो देखो दिल्ली की बात कर रहा है, मतलब इंडिया से रिलेटेड ही बोल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, विद हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। 3 चिल्ड्रन की बात कर रहा है। मैंने क्या बोला कि जो एग्जाम्शन मिलेगी वो 2 चिल्ड्रन के लिए मिलेगी। तो ये बोल रहा है 1 सन एज 5 ईयर्स, ट्विन डॉटर्स एज 2 ईयर्स। ये हो गया। दे वेंट बाई फ्लाइट इकोनॉमिक क्लास एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स रिम्बर्स बाई एम्प्लॉयर वॉज ₹60,000। अब ये बोल रहा है कि वो इकोनॉमिक क्लास की फ़्लाइट के थ्रू गए, तो एयर के थ्रू गए, बाई एयर, और आपको पता है कि उसमें इकोनॉमिक क्लास बिल्कुल ठीक है। तो 45,000 तो एडल्ट्स के लिए, एडल्ट्स का मतलब क्या हो गया, मिस्टर जी और उनकी वाइफ के लिए एक तरीके से, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। एंड ₹15,000 फॉर द 3 माइनर चिल्ड्रन। तो ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ टिकट पड़ी वो 3 माइनर चिल्ड्रन की 15,000 पड़ी, मतलब पर चिल्ड्रन की 5,000 रुपीज़ की एक तरीके से कॉस्ट पड़ी है, जो कि एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है। तो कह रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ LTC एग्जेम्प्ट, कितना एग्जेम्प्ट होगा और क्या टैक्सेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि 3 बच्चे हैं, एक जो बच्चा है 1 सन है, एज 5 ईयर, उसकी क्या है एज 5 ईयर, और ट्विन डॉटर क्या है एज 2 ईयर्स। तो ये मान के चलिए, देखिए ये बोल रहा है कि 1 सन आपको पता है कि 25 दिसंबर 19 पर वो 5 ईयर की एज का था, जबकि हम क्या बोलते हैं 1 अक्टूबर 1998 या उसके बाद 1998, 1 अक्टूबर 1998 या उसके बाद जनरली जो पैदा हुआ वो होने कितने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए। अब देखिए अगर मल्टीपल बर्थ की बात करते हैं, ट्विन डॉटर का मतलब क्या हो गया, जुड़वा, तो आप जनरली यही मान के चल सकते हो कि एज 2 ईयर्स है तो एक साथ पैदा हुए होंगे, तो उससे पहले एक बच्चा था। तो ये बोल रहा है कि अगर पहले एक बच्चा था, उसके बाद जैसे ट्विन हुए तो उनको एक ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एज देखो दोनों की सेम है। तो आपको पता है कि जुड़वा जनरली एक साथ ही पैदा होते हैं, जनरली नॉर्मली यही अप्रोच रहती है, क्योंकि 2 साल की एज भी दे रखी है और ट्विन दे रखी है। देखिए जरूरी नहीं है कि ट्विन हो, मल्टीपल बर्थ की बात कर रहा है, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी ट्विन डॉटर्स हैं वो एक साथ ही पैदा हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एज 2 ईयर्स एक साथ ही बॉर्न हुई है। ठीक, तो सीधी सी बात है, उनको 2 नहीं माना जाएगा, उनको एक ही माना जाएगा। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि इन 3 बच्चों को, जो माइनर चिल्ड्रन है, इनको 2 ही माना जाएगा, क्योंकि एक पहले से ही था, क्योंकि ये बड़ा है, सीधी सी बात है, तो ये पहले से ही बॉर्न हुआ है। इसके बाद जैसे ट्विन डॉटर्स एक साथ बॉर्न हुई तो इनको एक ही माना गया, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो इस केस में क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा 15,000 भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 चिल्ड्रन नहीं बोलेंगे, 2 चिल्ड्रन ही बोलेंगे एक तरीके से। और 45,000 तो एग्जाम्प्ट है ही। क्यों? क्योंकि आपने जो फ्लाइट ली है वो इकोनॉमिक क्लास में ली है एक तरीके से। ठीक, तो 45,000 प्लस 15,000 टोटल मिला के कितना हो गया, 60,000। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, सिंस द सन्स एज इज मोर देन द ट्विन डॉटर्स, मिस्टर जी कैन अवेल एग्जम्पशन फॉर ऑल हिज 3 चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि एक सन था और जैसे ये ट्विन्स हुए तो इनको एक ही माना गया, इसलिए टोटल मिला के 2 ही माने गए हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 2 चिल्ड्रन इज नॉट एप्लीकेबल टू मल्टीपल बर्थ्स आफ्टर 1 चाइल्ड। तो आपको बोल रहा है कि एक चाइल्ड के बाद, क्योंकि इसकी एज ज़्यादा थी, तो सबसे पहले यही बॉर्न हुआ है, तो एक चाइल्ड प्लस ये एक चाइल्ड हो गया। ठीक है, मल्टीपल बर्थ को एक ही माना जाता है। द हॉलीडे बीइंग इन इंडिया एंड द जर्नी बीइंग परफॉर्म बाय एयर इकोनॉमिक क्लास, द एंटायर रिम्बर्समेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर इज फुली एग्जाम्प्ट। अब देखिए उल्टा बोल दिया, देखिए इलस्ट्रेशन में ये बोल रहा है, इन द अबव क्वेश्चन विल देयर बी एनी डिफरेंस इफ अमॉन्ग हैज़ 3 चिल्ड्रन द ट्विन्स वर 5 ईयर ओल्ड एंड द सन 3 ईयर्स ओल्ड, डिस्कस। अब देखिए सबसे पहले ही चिल्ड्रन ट्विन्स ये पैदा हो गए, तो मान के चलिए कि देखिए दिसंबर 19 दे रखा है और 5 साल की एज है, तो 2014 अराउंड ये पैदा हुए होंगे कितने, 2 बच्चे। तो जैसे ही 2 हो गए तो 2 बच्चों का क्राइटेरिया पूरा हो गया। उसके बाद अगर 3 साल का एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक और हो गया, टोटल मिला के 3 हो गए। तो एक की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, इन दोनों की ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, ऊपर जब भी आप प्रोविज़न देखोगे ढंग से तो यहाँ पे ये बोल रहा है, इन एडिशन exemption is available only for 2 surviving children born on or after 1st October 1998. However, children born out of multiple birth after the first child, तो जब भी बॉर्न हुआ हो 1 अक्टूबर 1998 को या उसके बाद, तो अगर एक चाइल्ड हो गया है तो उसके बाद अगर मल्टीपल बर्थ होती है तब जाके उसे एक माना जाता है। उसके बाद अगर मल्टीपल बर्थ होती है तब जाके उसे क्या माना जाता है, एक। तो पहले से ही अगर एक चाइल्ड है, लेकिन पहले से ही अगर 2 चाइल्ड है, उसके बाद ट्विन हो गए, उसके बाद एक हो गया, कोई भी हो गया, तो वो तो 3 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो तब तो हम 2 ही लेंगे, क्योंकि सबसे पहले ही ट्विन बर्थ हो गए,
सबसे पहले ही मल्टीपल बर्थ हो गई, तो सबसे पहले मल्टीपल बर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से ही एक चाइल्ड है फिर मल्टीपल बर्थ है तब जाके हम क्या बोलेंगे कि हम उसको एक ही ले रहे हैं। लेकिन पहले से ही मल्टीपल बर्थ हो गया शुरू शुरू में, तो दो तो वैसे ही हो गए या उससे ज़्यादा वैसे ही पैदा हो गए। जैसे किसी के क्या हो गए, तीन जो है चिल्ड्रन वो पहले ही पैदा हो गए मल्टीपल बर्थ के केस में, तो वो तीन बच्चे तो वैसे ही हो गए, तब भी वो क्या लेगी, दो ही ले पाएगी। अगर मल्टीपल बर्थ में उसके दो पैदा हो गए शुरू शुरू में ही, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, दो तो वैसे ही हो गए, तो क्राइटेरिया तो वैसे ही पूरा हो गया। अगर उसके बाद एक और पैदा होता है तो उसको लिया ही नहीं जाएगा, इसका मतलब वो टैक्सेबल पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि 45,000 एडल्ट के लिए एग्जाम्प्ट है और 15,000 क्या है, तीन चिल्ड्रन के लिए है। तो आपको बताया कि 5,000 पर चिल्ड्रन और दो बच्चों के लिए एग्जाम्प्ट है, यानी 10,000 एग्जाम्प्ट है। तो टोटल मिला के 45 प्लस 10,000 मतलब 55,000 एग्जाम्प्ट होगा। और जो 5,000 एक बच्चे के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो बाद में पैदा हुआ है, ठीक है, उससे पहले दो बच्चे पहले से ही थे। तो बोल रहा है सिंस द ट्विंस एज इज मोर देन द सन, मिस्टर जी कैन नॉट अवेल फॉर एग्जाम्शन फॉर ऑल हिज थ्री चिल्ड्रन, LTC एग्जाम्शन कैन बी अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनली टू चिल्ड्रन। क्योंकि वो पहले से ही मल्टीपल बर्थ हो गया, तो पहले से कोई बच्चा नहीं था आपको पता है, तो ट्विन हो गए तो मतलब दो पहले से ही थे। जैसे ही एक और आ गया तो आपको दो की ही एग्जाम्शन मिलेगी, और दो की एग्जाम्शन कितनी है, 5,000 पर चिल्ड्रन, तो दो की कितनी होगी, 10,000। 45 जो एडल्ट्स की है प्लस 10,000 55 एग्जाम्प्ट हो जाएगी, और बाकी 5,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। इस तरीके से सोच के आपको चलना है, सिंपल सिंपल पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं होते। चलिए आपको एक और एग्जांपल मैं बोल के बता देता हूँ वर्बली। देखिए जैसे मैं क्या हूँ, एम्प्लॉयर हूँ, आपको मैंने क्या करा, अब आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको मैंने क्या करा, लीव ट्रेवल कंसेशन दिया कितने का, 50,000 का। तो एक्चुअल आपको जो अमाउंट मिला वो कितना मिला है, एक्चुअल अमाउंट जो मिला वो कितना मिला है, 50,000 मिला है, ठीक है। अब आप ट्रैवल के लिए गए किसके साथ, अपनी वाइफ के साथ गए, जो मैंने लीव ट्रैवल कंसेशन दिया आपको टोटल मिला के 50,000 का अमाउंट दिया है, तो आप वाइफ के साथ गए, प्लस तीन बच्चे हैं जिसमें से एक की एज 10 साल है, एक की 8 साल है, एक की 6 साल है। तो आप खुद देख लीजिए कि अगर आप 2019 में जा रहे हो और 10 साल की एज है तो अराउंड 2009 में पैदा होगा, तो 1 अक्टूबर 1998 1998 या उसके बाद अगर पैदा हो तो जनरली दो चिल्ड्रन ही ले पाओगे। तो आप क्या करोगे, 10 और 8 ईयर या 10 और 6 ईयर, क्योंकि आपको पता है कि ट्रैवलिंग के सेम ही खर्चा लगता है, तो जनरली वो एग्जाम्पशन आप ले लोगे। अगर आपको लग रहा है कि सबके अलग अलग टिकट के चार्जेस लग रहे हैं तो आप एग्जाम्पशंस कौन सी लोगे, जिस पे हायर चार्जेस लग रहा है, ये मान के चलिए, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए ये 50,000 मैंने आपको दे दिए, तो मैंने क्या बोला, खर्च करना ज़रूरी है। तो आपने कितना खर्च किया वो मेन है, लेकिन चलो खर्च आपको नहीं दे रखा, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपने एयर टिकट करवाई होगी, तो जो भी करवाई, लेकिन इकोनॉमिक क्लास की देखेंगे। तो क्वेश्चन में अगर मैंने आपको बोल दिया कि इकोनॉमिक क्लास की जो टिकट बन रही है वो कितने की पड़ रही थी, 30,000 की पड़ रही थी, ठीक है, जिसमें से 15,000 रुपये की तो एडल्ट की थी और 15,000 रुपये की बाकी तीन बच्चों की थी। तो एडल्ट का मतलब क्या हो गया, आपकी और आपकी वाइफ की, ये हो गया। और तीन बच्चे आपके जो हैं उनकी 15,000 की टिकट बन रही थी। तो आपको पता है कि 10, 8 और 6 जो कि 1 अक्टूबर 1998 उसके बाद पैदा हुए हैं, तो 15,000 अपॉन क्या करोगे, 3 करोगे, और दो बच्चों की ही एग्जाम्पशन मिलेगी। अब सीधी सी बात है, आपने जो 50,000 मैंने आपको दिए उसमें से आपने टिकट कितने की ली, इकोनॉमिक क्लास की 30,000 की टिकट ली, जिसमें से 15,000 आपकी थी। तो आप देख सकते हो कि 15,000 की टिकट का पार्ट आपका है, प्लस आपका एग्जाम्पशन कितना होगा, 15,000 का एग्जाम्पशन तो हो ही जाएगा, प्लस आपको पता है कि बच्चों से रिलेटेड हमें 10,000 का पार्ट ही देखना पड़ेगा, तो टोटल मिला के 25,000 का एग्जाम्पशन का पार्ट हो जाएगा। समझ गए ना आप, 15,000 तो आपकी एग्जाम्पशन है एडल्ट की, और 15,000 जो तीन चिल्ड्रन की थी उसमें दो की एग्जाम्पशन मिली 10,000 की, 25 आपकी एग्जाम्पशन, 50,000 आपको एक्चुअल अमाउंट मिला है, उसमें से 25,000 की आपको एग्जाम्पशन मिल गई, बाकी 25,000 आपके क्या हो गए, टैक्सेबल हो गए, ठीक है, सीधी सी बात। या दूसरी तरीके से भी एग्जाम्पशन निकाल सकते हो कि मैंने अगर बोल दिया कि एक्चुअल अमाउंट आपको 50,000 मिला है, ठीक है, उसमें से आपको पता है कि जो टिकट बन रही है वो टोटल मिला के बच्चों की, वाइफ की, आपकी सारी टिकट मिला के 30 की बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी 20,000 टैक्सेबल होगा। लेकिन वो 30,000 में क्या बोल दिया कि 15,000 तो एडल्ट के यानी हस्बैंड वाइफ के, और बाकी 15,000 जो है वो बच्चों के, तीन चिल्ड्रन के। तो अगर मैंने बोला कि ये टैक्सेबल बन जाएगा, तो इस 15,000 में भी क्या टैक्सेबल बनेगा कि 15,000 अपॉन तीन बच्चों के, तो एक बच्चे का पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि दो का एग्जाम्प्ट है। तो अगर आप टैक्सेबल देखना चाहते हो तो वैसे देख लीजिए कि 50 में 30 गए, बाकी 20 टैक्सेबल, प्लस 5,000 ये भी टैक्सेबल, तो 20,000 प्लस 5,000 25,000 टैक्सेबल हो जाएंगे। इस तरीके से भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे सोचना है। अब देखिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, जनरली कोई नहीं कराता, ये आपके सीए से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं आगे, लेकिन फिर भी मेरे को जितना लगा मैंने आपको कवर करा दिया, क्योंकि मैं आपको पूरे पॉइंट बताना चाहता हूँ और आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए।
अब ये मत बोलना कि सर और पर्टिकुलर बताइए एग्जांपल, वो तो देखिए आपको कोशिश करनी है, आपके पास बहुत सारी बुक्स होगी तो एक बार अगर आपके पास इनकम टैक्स की बुक सबके पास होती है, पुराने प्रोविज़न की हो चाहे, क्योंकि ये प्रोविज़न चेंज नहीं हुए, तो चाहे आप पुराने प्रोविजंस देखोगे, पुराने जो भी सेक्शंस देखोगे, सारे के सारे सिमिलर हैं। अमेंडमेंट जो होते हैं वो कुछ कुछ अमेंडमेंट होते हैं जो कि जनरली आपको पता चलते जाते हैं अगर आपने पिछले साल के साथ उसको कंपेयर किया है। नहीं पता तो सीधी सी बात है करंट के पढ़ रहे हो, और करंट के ही ध्यान रखिए। ठीक, अब अगले पार्ट में देखेंगे टैक्सेबल परक्यूट्स ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, जिसमें देखिए मोटर कार का ये मैंने चार्ट बनाया अच्छे ढंग से, जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो इसको चार्ट को बनाने में मेरे को कितने लग गए, अराउंड 2 घंटे लग गए। तो मैं आपके लिए ही प्रोवाइड करता हूँ, मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर सकता, लेकिन उसमें भी क्या है बहुत गलतियाँ थी। लेकिन मुझे क्या करना है, उन पर्टिकुलर पार्ट को सही करके बताना है कि मैं एक साथ आपको एक ही जगह कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ, इसलिए मैंने ये पूरा कंटेंट एक साथ प्रोवाइड करा। फिर इसके अलावा देखिए ये तो चलिए सीधा सीधा मैंने कहीं से ले लिया पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि सिंपल सा था। एग्जाम्पल्स आपको दिखा दिए मैंने कि एग्जाम्पल्स कवर करा दूंगा। फिर इसके बाद आपका मोटर कार के बाद किसका आएगा फैसिलिटी का, देखिए ये फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। सर्वेंट में क्या आता है, गार्डनर आ जाता है आपका, स्वीपर आ जाता है, और जैसे मेरे को एक और ध्यान नहीं आ रहा, जो नॉर्मल सर्वेंट तो आता ही है, तो गार्डनर आता है, स्वीपर आता है, ये सारी फैसिलिटी का पार्ट आ गया। फिर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी का आया सिंपल सा। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी का पार्ट आएगा, ये भी बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है। फिर उसके बाद फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का पार्ट आएगा कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके अंडर में आप काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा एम्प्लॉयर जिसका बिजनेस क्या है ट्रांसपोर्ट का है और उसके अंदर में आप काम कर रहे हो, तो वो फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वाले पार्ट में आएगा। अब देखिए टैक्स फ्री परक्यूजिट्स जो ओनली फॉर ऑल एम्प्लॉयज है, इसके ऊपर पॉइंट 1 से 20 दे रखे हैं, तो इसको भी मेरे हिसाब से मैं पिछली नहीं सॉरी अगली वीडियो में ही डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से हो जाएगा सारा का सारा आपका पार्ट, और इसके मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो अराउंड मेरे हिसाब से 40 से लेके 50 क्वेश्चन होंगे, वो आपका जरूर कवर करने हैं, तब जाके आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन या जितने भी परक्यूजिट्स हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, जो भी सारे परक्यूजिट हैं उसके क्वेश्चन आपको जरूर अटैम्प्ट करने हैं, तब जाके आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।